सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग कर रहे हैं नाइन्थ क्लास की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ओके, हम इस प्रीवियस चैप्टर में हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, कैसे रूलर्स जो हैं फ्री नहीं, आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे लाइक। दरअसल कुछ बेसिक रूल्स हैं जो सिटीजन्स को और गवर्नमेंट दोनों को फॉलो करने पड़ते हैं। ये सारे रूल्स जो हैं एक साथ होकर ऑल दिस कम टुगेदर और इसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। एक सुप्रीम लॉ है जो कंट्री का, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है किस टाइप के राइट सिटीजन्स को मिलेंगे, किस टाइप्स की पावर्स जो गवर्नमेंट को मिलेगी, कैसे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी। इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं अबाउट जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन एक डेमोक्रेसी का उसके बारे में पढ़ेंगे। क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया गया, हु डिज़ाइन दैम इन वट वे, वट क्या वैल्यूज़ हैं जो शेप करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन को एक डेमोक्रेटिक स्टेट में जब कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हो जाता है। क्या लेटर जो चेंजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में आती हैं। हम डेमोक्रेटिक स्टेट जो साउथ अफ्रीका है उसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे साउथ अफ्रीका ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपने को डिज़ाइन किया, हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो ये फंडामेंटल वैल्यूज़ के बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में, कंडक्ट सिटीजन्स का, लाइफ का और उनको और गवर्नमेंट का, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो, नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई हैव फोट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन एंड आई हैव फोट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन। आई हैव चेरिश द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पीपल लिव टुगेदर इन हार्मनी एंड विद इक्वल अपॉर्चुनिटी। इन आइडियल विच आई हैव होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव बट इफ नीडेड टू बी एन आइडियल फॉर विच आई विल प्रिपेयर टू डाई। कि मैंने जो है वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ा है, मैंने ब्लैक डोमिनेशन के खिलाफ लड़ा है, मैंने चेरिश किया एक आइडियल डेमोक्रेसी का, एक फ्री सोसाइटी का, आज़ाद सोसाइटी का, जहाँ लोग एक साथ खुशी से रहेंगे, है ना, जहाँ पे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। इन आइडियल्स के लिए मैं जिंदा रह सकता हूँ, इन आइडियल के मैं जिंदा रहा हूँ इनको अचीव करने के लिए, और इससे और ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए मर भी सकता हूँ। देखो, नेल्सन मंडेला जो है ना, वो ट्रीजन के लिए ना, वाइट जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट थी उनकी जेल हो गई थी, है ना, और सेंटेंस हो गई थी लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए 1984 में। 27 साल तक अपोज करने के लिए एपाथाइड रजीम को, है ना, उन्होंने जो है 27 साल जो है जेल में गुजारे हैं। मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन रोबन आइलैंड पे, ठीक है। एपाथाइड एक, देखो एपाथाइड क्या है, स्ट्रगल अगेंस्ट एपाथाइड। एपाथाइड एक किस्म की रजीम थी, एक किस्म का नेम था, एक सिस्टम का जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करता था, जो सिर्फ साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। जो वाइट यूरोपियन थे उन्होंने ये इम्पोज किया होता सिस्टम साउथ अफ्रीका पे और इंडियंस पे भी जो वहाँ पे रहते थे। 17 और 18 सेंचुरी के दौरान जो ट्रेडिंग कंपनी ने, यूरोप ने जो ऑक्युपाई किया आर्म्स और फोर्स की मदद से, इन वे के जैसे इंडिया को ऑक्युपाई किया था। लेकिन अनलाइक इंडिया जो है ना, ए लार्ज नंबर ऑफ जो वाइट्स जो सेटल हुए साउथ अफ्रीका में बिकेम लोकल रूलर्स। और ये सिस्टम ऑफ एपाथाइड जो है डिवाइड करता था लोगों को, पीपल्स को, जो लेबल किया था बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर पे। जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के वो ब्लैक कलर के थे और दे मेड अप ऑफ 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड वेर कॉल्ड ब्लैक्स। बिसाइड 2 ग्रुप्स दे वर पीपल ऑफ मिक्सड रेस ऑल्सो, जो कलर्ड थे, एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया। द वाइट जो ट्रीट करते थे ऑल नॉन वाइट्स को इन्फीरियर, कि वो उनसे छोटे, नॉन वाइट्स आर नॉट, उनको राइट टू वोट भी नहीं मिलता था। तो एपाथाइड सिस्टम जो पर्टिकुलरली ओप्रेसिव था फॉर ब्लैक्स, दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज। डिवाइडेड था, यहाँ वाइट रहेंगे, यहाँ ब्लैक्स रहेंगे, तो यहाँ ये इंटर नहीं हो सकते थे। वाइट्स फ्रीली कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन ब्लैक्स जो है वाइट नहीं। आपको जो ट्रेन की बोगी है वहाँ सीट नहीं अलाउड की जाती थी, बहुत सारी चीज़ें हुई है ना। दे कुड नॉट वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैव परमिट के बिना नहीं। ट्रेन, बस, टैक्सीज, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल्स, इन सब में से विदाउट परमिट दे कैन नॉट इंटर, ठीक है। इस तरह की होती, पब्लिक टॉयलेट्स नहीं यूज़ करते, वे वर सेपरेट थे ब्लैक्स और वाइट्स के, ठीक है। दिस वॉज कॉल्ड सेग्रीगेशन किया गया था। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेज वेयर वाइट वर्शिप्ड। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्ड एंड इंडियन फोर्ट अगेंस्ट द एपाथाइड सिस्टम। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्चेज एंड स्ट्राइक। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वाज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लीड टू दिस स्ट्रगल। बहुत सारी यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टीज, मेनी सेंसिटिव वाइट्स जो हैं उन्होंने भी ये जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया अपोज करने के लिए इस एपाथाइड को, एंड प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द सर्वल कंट्रीज ने जो है डिनाउंस कर दिया एपाथाइड एज अनजस्टिस एंड रेसिस्ट। बट वाइफ रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रोल एंड डिटेन, टॉर्चर एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल, ठीक है। तो टुवर्ड्स द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखो प्रोटेस्ट और स्ट्रगल्स जो है एपाथाइड के खिलाफ इंक्रीज होने और गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि वो नो लॉन्गर कीप द ब्लैक अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशंस। वाइट रजीम चेंज इट पॉलिसी और डिस्क्रिमिनेशन लॉ को रिपेल किया गया, बैन कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, मीडिया पे रिस्ट्रिक्शन और मीडिया पे लिफ्ट कर दिया। तो 28 ईयर के इम्प्रिजनमेंट के बाद नेल्सन मंडेला जो है जेल से आज़ाद हुए और फाइनली जो है 26 जनवरी 1994 को एक नई नेशनल फ्लैग और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका को जो है बनाया गया और एक न्यूली बोर्न डेमोक्रेसी जो वर्ल्ड में और एपाथाइड गवर्नमेंट का जो है एंड हुआ और पेविंग द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट, जहाँ वाइट, ब्लैक, कलर्ड, इंडियन सब टाइप के लोग जो है उस गवर्नमेंट में शामिल हुए।
हाउ डिज दिस कम आउट? लेट अस हियर मंडेला. ठीक है, मंडेला क्या कहते हैं, जो फर्स्ट प्रेसिडेंटल साउथ अफ्रीका के थे, उनके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन है कि हिस्टोरिक एनिमी सक्सीडेड in negotiation of peaceful transition from apartheid to a democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in others. So after the emergence of new democratic in South Africa, and black leader appealed to few fellow blacks to forgive their whites from atrocity and they committed violent power. तो बहुत सारे जो न्यू डेमोक्रेटिक आए साउथ अफ्रीका में, तो ब्लैक लीडर्स ने अपील किया फेलो ब्लैक से कि वो जो माफ़ कर दें इन जो वाइट्स को जिन्होंने एट्रोसिटी कर. दिस इज सैड अस बिल्ट इन, कहा कि चलो अब एक नए साउथ अफ्रीका को बिल्ड करते हैं. ठीक है, उन इक्वलिटी सब रेसेस, मैन वुमेन की, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू पे, एक सोशल जस्टिस पे, एक ह्यूमन राइट्स पे. तो पार्टी का रूल जो ऑपरेशन और ब्रूटिंग किलिंग, और पार्टी जो फ्रीडम स्ट्रगल में सेट टुगेदर टू ड्रॉ ए कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, और सब एक साथ बैठे एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. ठीक है, 2 ईयर्स की डिस्कशन के बाद, डिबेट के बाद, वो एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड के साथ आए, है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को एक एक्सटेंसिव राइट दी है जो अवेलेबल थी इन एनी कंट्री. टुगेदर दे डिसाइडेड इन सर्च ऑफ सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम दैट नो बडी हैव बीन एक्सक्लूडेड, नो वन शुड बी ट्रीटेड डीमंस, है ना. दे एग्री दैट एवरी वन शुड बिकम ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन, वट एवर दे माइट हैव डन और रिप्रेजेंटेड. द प्रीएम्बल ऑफ द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन सम अप दिस स्पिरिट. ठीक है, तो क्या हुआ, तो जो साउथ अफ्रीका था, कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड द डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना. तो स्टेट ने रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड टिल 1994, डिनाउंस्ड बाय द इंटायर वर्ल्ड टिल 1991 एज द मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वन टू बी नाउ सीन एज ए मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी. जो 1994 तक जो पूरी दुनिया ने कहा था कि मोस्ट अनडेमोक्रेटिक वर्ल्ड है, वो अब एक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी बन गया पूरी दुनिया के लिए. ये चेंजेस कैसे पॉसिबल हुए? वाज द डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका टू वर्क टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म into a binding glue of the rainbow nation. स्पीकिंग ऑफ साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स बोथ उसके पास्ट के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में भी. ऑन वन हैंड एंड सोलमनली पैक्ट इन विच एज साउथ अफ्रीका डिक्लेयर एज वन एंड अदर दैट वी शैल परमिट ए रेपिटेशन ऑफ अवर रेसिस्ट, कि वी शैल नेवर, कि हम कभी भी ऐसा रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन का, ब्रूटैलिटी का, ऐसे रिप्रेसिव पास्ट कभी रिपीट नहीं करेंगे. बट इट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ ऑल्सो ये करेक्टर है ट्रांसफॉर्मेशन एक कंट्री का विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल. कंट्री जो फुलेस्ट सेंस में बिलोंग टू ऑल ऑफ अस, जो हम पूरी तरह से हमारी है, चाहे वो ब्लैक्स हो, मैन हो, वुमेन हो, वाइट्स हो, कोई भी हो. ठीक है, तो वाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? अब ये भी तो है ना. देखो, साउथ अफ्रीका एक प्राइम एग्जाम्पल है. अप्रेशन और ऑप्रेस्ड इन द न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर इक्वल्स की तरह रहने के लिए, विदाउट किसी के फियर्स के. सो कॉन्स्टिट्यूशंस क्या करता है? सेफ गार्ड करता है, एक डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रोड्यूस करता है, एक मेजोरिटी रूल, कभी कॉम्प्रोमाइज ना हो, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स देता है. वाइट माइनॉरिटीज वाज कीन टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेजेस. क्या करता है? फर्स्ट, इट जनरेट ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. एक जनरेट करता है ट्रस्ट, ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां अलग अलग टाइप के लोग जो है एक साथ रह सके, एक कॉमन वैल्यू. Second, it specify how government will be constituted, who will have power to take decision. कैसे एक सरकार बनेगी, कौन जो किसके पास पावर होगी डिसीजंस लेने के लिए. थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट राइट ऑफ द सिटीजन्स आर. वो लिमिट करती है गवर्नमेंट के पावर्स को, उनकी, और किस टाइप के राइट्स जो है सिटीजन्स के पास होंगे. चौथी चीज़, ये एस्पायर्स करती है पीपल को अबाउट द क्रिएटिंग ऑफ गुड सोसाइटी, एक क्रिएट गुड सोसाइटी जहाँ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी से लेके इक्वल है सब लॉ के तहत, है ना, जहाँ हार्मनी है. ऐसी चीज़ों को एस्पायर करने के लिए लोगों को मोटिवेट करती है. ठीक है, इस तरीके से जो है मेकिंग ऑफ, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मेक हो, देखो, लाइक साउथ अफ्रीका, इंडिया भी जो है ड्रॉ हुआ है वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस ने. ठीक है, 10 लाख पीपल वेर किल्ड ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर ड्यूरिंग जब पार्टीशन हुआ 1947 में. 10 लाख लोगों से भी ज़्यादा जो है मारे गए थे. ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स जो है बिखरे हुए थे आपस में, है ना, उनको मर्ज किया गया पहले एक यूनियन में, इंडियन यूनियंस में, है ना. डिफरेंट जो है जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे उनको मर्ज किया गया थ्रू कंसेंसस, है ना, थ्रू ए डिसीजन मेकिंग. जो 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 क्योंकि ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट और अनसर्टन टास्क था, है ना. जो मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे वो दे हैड द एंग्जाइटी अबाउट द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ द कंट्री के लिए. ठीक है, लाइक मच ऑफ द कंसेंसस, देखो ड्यूरिंग फ्रीडम का स्ट्रगल हमारे नेशनल मूवमेंट जो है वो एक मेयरली एक नेशनल मूवमेंट सिर्फ ऑर्गन रूल के खिलाफ नहीं थी, वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी में थी. बहुत सारे ईवल एग्जिस्ट करते थे हमारे ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कास्ट सिस्टम वाज सो डीपली इंट्रेंच्ड इन अवर सोसाइटी. ठीक है,
तो इंडिपेंडेंस क्या हमारा पाथ भी कोई टफ आसान नहीं था। एज बैक एज 1948 मोतीलाल नेहरू जी ने और अदर 8 कांग्रेस के ने जो ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन 1931 में, कराची रेजोल्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्ड ऑन हाउ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक लाइक, कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो डॉक्यूमेंट में जो है तब भी इन 1928, थिंक इमेजिन, जब मोस्ट ऑफ द कंट्री डोंट इवन हैड द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ यूरोप में भी जो है राइट टू वोट तक नहीं था, तब जो है हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की थी कि सबको, रिच पुअर मैन वुमेन सबको जो है राइट टू वोट होगा, राइट टू फ्रीडम की, इक्वालिटी की बात की, प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये चीज़ें होंगी। तो ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ थी जो एक्सेप्ट की गई लीडर्स ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए। हमने कॉलोनियल रूल से बहुत कुछ सीखा, जो गलत चीज़ें उन्होंने की थी वो नहीं की। हमने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की जगह डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। हमने प्रोविंशियल्स को और ऑटोनॉमी दी, ठीक है, हमने प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी दी। हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशन जैसी चीज़ें ऐड की, हमने डीपीएसपी जैसी चीज़ें ऐड की अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में, ठीक है, समझे। ईयर ऑफ थिंकिंग और डिलिब्रेशन लगा है फ्रेम करने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को। हमारे लीडर ने गेन कॉन्फिडेंस किया, लर्न, हमने दूसरी कंट्रीज से सीखा वेरियस थिंग्स, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने ब्रिटिश से लिया, बिल ऑफ राइट यूएसए से लिया, सोशल रेवोल्यूशन हमने रशिया से, रेवोल्यूशन ऑफ सोशल रशिया से, फ्रांस से लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी जैसे आइडियाज़ लिए हमने। इस तरीके से जो है सम अप किया हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। हमने वेरियस एक्सपीरियंसेस देखे अराउंड द वर्ल्ड कि व्हाट आर राइट व्हाट आर रॉन्ग, उनके फ्लॉज को हमने नहीं लिया, उनके राइट थिंग्स को, फिर उनको एडजस्ट किया इंडिया की डाइवर्सिटी के हिसाब से, तभी एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है सम अप हुआ जो सूट करे हमारे कंट्री को। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखते। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो क्या है, हु देन वर द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे। You will find out about a very brief sketch of some of the leaders who played important role in making the constitution, ठीक है, कॉल्ड, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कर दिया। लेकिन देखो इलेक्शन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हुआ जुलाई 1946 में हुआ, फर्स्ट मीटिंग जो है दिसंबर 1946 में हुई, ठीक है। सून आफ्टर द कंट्री जो डिवाइड की गई इंडिया और पाकिस्तान में, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। बहुत सारे लोग तो उन प्रोविंसेस से भी लिए गए थे ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से निकल गए, ठीक है। Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 January 1949, लेकिन came into effect in 26 January 1950, और इसीलिए हम 26 जनवरी को एज ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। why should we accept the constitution made by this assembly more than 7 decades ago? क्यों हम इसे एक्सेप्ट करें जो 70 साल पहले किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देखो, वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीजन अबाउ कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन। सिर्फ उन लोगों के व्यूज और उन लोगों के जो है आइडियाज, उनके प्रिंसिपल्स नहीं दिखाते। ये एक ब्रॉड कंसेंसस है उस टाइम की। मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैड रीराइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश बिकॉज ऑफ द बेसिक रूल वे नॉट एक्सेप्टेड ऑल मेजर सोशल ग्रुप्स और पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखे गए क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी और बहुत सारे जो है मेंबर्स जो है वो इस व्यू से जो है क्या है एग्री नहीं करते थे। इन सम कंट्रीज जो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेड वेर अ पीस ऑफ पेपर, और जो एक्चुअली कोई फॉलो ही नहीं करता था, एक पीस ऑफ पेपर की तरह था कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिफरेंट है। पिछले 50 साल से ज़्यादा हो गए, सेवरल ग्रुप ने क्वेश्चन किया, हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस, बट किसी लार्ज सोशल ग्रुप्स ने जो है, एक सी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी क्वेश्चन नहीं किया उसकी लेजिटिमेसी को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये एक अनयूजुअल अचीवमेंट नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। सेकंड रीज़न क्या है कि फॉर एक्सेप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ इंडिया को, नोट किसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, किसी पर्टिकुलर रजीम को, बट ओवरऑल है ना एक पीपल्स को। कोई अडल्ट फ्रेंचाइज पे नहीं उस टाइम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूज नहीं की गई थी, है ना, बाय द पीपल, बट दे वर इलेक्टेड। वो इलेक्ट किए गए थे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थे उस टाइम की, उसने प्रिंसली स्टेट्स के द्वारा। तो एक जनरल कंसेंसस है, जो लीडर्स थे जो वो थे, दे वर पॉपुलर, दे पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, दे न्यू द सोशल इवल्स, दे न्यू द क्वालिटीज ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारे जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट प्रिपेयर करवाने में मदद की फॉर डिस्कशन। वो जो है रेगुलरली इन्वॉल्व थे लोगों के बेटरमेंट के लिए। जो ड्राफ्ट किया था प्लेस को ड्राफ्ट, वो क्लॉज बाय क्लॉज मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स जो है वो कंसिडर की गई थी। 114 दिन तक स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स जो है डेलिब्रेशंस हुई थी पार्लियामेंट में। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। इट इज वन ऑफ द क्या है लॉन्गेस्ट लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड।
क्लोज बाय क्लोज डिस्कशन हुई, बिल पे क्लोज बाय क्लोज बिल पास हुए थे। ये नहीं कि एक बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को पास कर दिया। गाइडिंग वैल्यूज क्या हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या फिलोसफी है इसके बयान, ये समझेंगे, ठीक है। The dream of India that eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a crucial role in key role in making the constitution, but had different understanding how inequality can be removed. देखो, इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ने वाले एक प्राइम एग्जांपल डॉक्टर अम्बेडकर साहब है, ठीक है। लेकिन उनके जो है इनइक्वालिटी को हटाने के जो है बहुत अलग तरीके थे। वो ऑफनली बिटरली क्रिटिसाइड महात्मा गांधी और उनके विजन्स। In his concluding speech in Constituent Assembly, he stated in anxiety very clearly that on 26 June hereby we are going to enter a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequalities. कि politics में हमारे पास equality होगी और social economic life में हमारे पास inequality होगी. In politics we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. कि हम प्रिंसिपल्स में पॉलिटिक्स में रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एक आदमी का एक वैल्यू है एक वोट की, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में वी शैल बाय रीजन ऑफ अवर और सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। लेकिन हमारे सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से हम हमेशा एक इंसान की उसकी वैल्यू जो है डिनाई करते रहेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लिव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कितना देर तक हम ऐसे इन वैल्यूज़ को जो है सपोर्ट करेंगे। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई द इक्वालिटी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ्स। If we continue to deny it for long, we will only be putting in political democracy in peril. हम और सफरिंग में डालेंगे और ट्रस्टफुल। तो ये कुछ लीडर्स के जो है वेरियस थॉट्स थे अबाउट द हाउ द सोशल इविल्स कैन बी रिमूव्ड। ओके, ये हमारा प्रियम्बल है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के द्वारा जो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है जो प्लेस किया था। वी द पीपल ऑफ हैविंग हैव solemnly resolved to constitute India into a sworn socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, कौन सा, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status, opportunity and to promote amongst all them fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, ये adoption date and November 1949 do hereby enact give ourselves the Constitution. ठीक है, इनके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। जैसे देखो, स्वर्गन मतलब people have the supreme right to make decisions on internal as well as external matters. No power can dictate the government of India. कोई भी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिक्टेट नहीं करेगी एक्सेप्ट कौन, पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ पावर क्या है, वही द पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिप्रेजेंटेटिव है थ्रू नॉट हैंडेड डाउन टू देम काइंड ऑफ आउटसाइड पावर्स। रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट हेरिडेटरी नहीं होगा, किसी का बेटा नहीं बनेगा, इलेक्टेड मेंबर होगा, जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कास्ट, रिलीजन या जेंडर या सोशल इक्वालिटीज़ के बेस्ड में। ठीक है, गवर्नमेंट वर्क करेगी थ्रू वेलफेयर स्कीम्स इनको रिड्यूस करने के लिए। लिबर्टी होगी, हमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी सिटीजन्स की के ऊपर उनके बोलने पर, उनके व्यूज़ एक्सप्रेस करने पे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने में। इक्वालिटी होगी लॉ के अगेंस्ट, रिच पुअर मैन वुमेन सबको इक्वालिटी होगी लॉ की नज़र में। सेकुलर स्टेट है, कोई रिलीजन इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, गवर्नमेंट कोई रिलीजन प्रमोट नहीं करेगा, ऑल रिलीजन विल बी ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स की इलेक्टेड होगी। फर्टर्निटी, all of us should behave as we are member of the same family. No one should treat a fellow human inferior. सब जो है एक दूसरे को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि वो एक फैमिली के मेंबर है, हम किसी दूसरे को इन्फीरियर नहीं बताएंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ठीक है, टर्म जो सोशलिस्ट और सेकुलर 46 अमेंडमेंट का एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का था 1976 में वो ऐड किया गया था। ठीक है, ये है इंस्टीट्यूशंस। देखो इंस्टीट्यूशंस डिजाइंड, देखो कॉन्स्टिट्यूशन नॉट मेरली एक स्टेटमेंट वैल्यू या फिलोसफी। ठीक है, सोशल मेनली दैट एम्बॉडीज दिस वैल्यू और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो किए गए हैं वेरियस जो हेल्प करते हैं इनको चलाने में। ठीक है, डेमोक्रेसी को देखो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है इंस्टीट्यूशनल एक लीगल लैंग्वेज में कि किस तरीके से ये इंस्टीट्यूशंस वर्क करेंगे। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक इंस्टीट्यूशंस है, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पुट फॉरवर्ड किया कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विदाउट द इन्फ्लुएंस जो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी। एक प्रेसिडेंट एक इंस्टीट्यूशनल पोजीशन है। ठीक है, पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव एक इंस्टीट्यूशन है जो लॉ पास करेगी, सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी इन द वर्ल्ड जो जिसके पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है,
कोई भी लॉ जो है फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहा है उसको जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है, प्रोटेक्ट करता है सिटीजन्स के राइट को, प्रोवाइड करता है जस्टिस अगर उनके साथ कोई क्राइम किया गया है, चाहे वो स्टेट है या कोई इंडिविजुअल है। तो इस तरीके से दीज इंस्टीट्यूशंस आर डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स। ओके ओके, थैंक यू।